देखिए, यदि हम बूटिंग प्रोसेस की बात करें तो वह प्रोसेस जिसमें हार्ड डिस्क से या सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि हम ओनली हार्ड ड्राइव का नहीं बोलेंगे, हो सकता है कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को एसएसडी में रख रखा हो सकता है पेन ड्राइव में, बूटेबल पेन ड्राइव बना करके हम पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं, या और अन्य कोई माध्यम भी हो सकता है जैसे मेमोरी कार्ड वगैरह भी हो सकता है। तो यदि वहाँ पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा हो तो वहाँ से भी हम लोड कर सकते हैं। तो वह प्रोसेस जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से लोड होकर के रैम में आता है और पूरे हार्डवेयर तंत्र को एग्जीक्यूट करता है, वो प्रोसेस कहलाती है हमारी बूटिंग प्रोसेस। ठीक है। तो बूटिंग प्रोसेस के ये निम्न स्टेप्स हैं जो लगभग लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में होते ही हैं। ये बूटिंग प्रोसेस हमारी डॉस की है कि डॉस के अंतर्गत बूटिंग प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत पहला स्टेप होता है पोस्ट। पोस्ट एन होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन होते ही कंप्यूटर का जो बूट कंट्रोल, जैसे हमने पावर दिया सीपीयू को, तो सीपीयू को पावर देते ही इसका बूट कंट्रोल एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होकर के सबसे पहला प्रोसीजर होता है वो है पोस्ट का, यानी पावर ऑन होते ही कंप्यूटर अपने हार्डवेयर पैरामीटरों को सेल्फ टेस्ट करता है, खुद ही चेक करता है कि क्या सभी हार्डवेयर डिवाइस लगे हुए हैं। कई मामले ऐसे होते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जैसे अभी बारिश बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आते हैं, और एक और यहाँ पर लगा होता है सीपीयू। अब ये सीपीयू के अंदर माइक्रो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और जब ट्रांजिस्टर प्रोसेस करते हैं तो ये गर्म भी होते हैं। तो इसको ठंडा करने के लिए हम यहाँ पर एक फैन लगाते हैं जिसको सीपीयू फैन बोलते हैं। हमारे पास है भी एक, ये जैसे मेरे पास बोर्ड है एक, ये है। तो इसमें ये इसके नीचे हमारा सीपीयू लगा है, जैसे भी हमने जो बताया था सीपीयू, और यहाँ पर ये इंस्टॉल है रैम। अब जब ये पंखा चलेगा ठंडक करने के लिए तो सीधी सी बात है, एयर में डस्ट के कण भी आते हैं, और जब डस्ट आएगी तो वो कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में बैठेगी। पूरे गर्मी के सीजन में तो पूरा चलता रहता है, बहुत ज़्यादा डस्ट आएगी, और इस समय हल्का बारिश होगा, मतलब बारिश मिलेगी इसको, बारिश तो पूरी कंप्लीट होगी लेकिन इसको हल्का सा मॉइस्चर लगेगा, जिसके कारण डिस्प्ले की समस्या कहीं ना कहीं नहीं, एक समस्या है कॉमन जहाँ जिसमें डिस्प्ले नहीं आता है। ठीक है ना। तो ऐसे कई प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले ये चेक करता है पोस्ट कि क्या सभी हार्डवेयर डिवाइस ठीक ठाक लगे हैं। जैसे रैम, किसी कारणवश रैम का सॉकेट या मॉइस्चर लग गया यहाँ पर तो डिस्प्ले नहीं देगा। सीपीयू, खुद सीपीयू अपने आप में यहाँ पर भी समस्या कुछ हो सकती है। कई मामले ऐसे होते हैं कि जब ये फैन कंटिन्यू चलता रहता है, एयर डस्ट आती है और डस्ट आकर के इसमें जमा हो जाएगी, धीरे 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 जाम हो जाता है। तो हमारा सीपीयू गर्म भी होगा, गर्माहट के कारण भी, मॉइस्चर के कारण भी, और भी कई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हार्ड डिस्क का न लगा, यहाँ पे हमारी सेकेंडरी मेमोरी लगी होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी में ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहीं से लोड होकर के पूरे हार्डवेयर तंत्र को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि ये केबल निकली हुई हो या पावर सर्किट की कोई प्रॉब्लम। तो पोस्ट वह प्रोसीजर है जिसमें खुद ही सिस्टम पूरे हार्डवेयर तंत्र को चेक करता है, सेल्फ टेस्ट चेक करता है और पाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तब तो बूट कंट्रोल आगे बढ़ जाएगा, और नहीं तो फिर रिलेटेड या तो मैसेज देगा। जैसे कई मामले होते हैं कि रैम के अंतर्गत डस्ट आ गया है या मॉइस्चर के कारण डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, पर प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो डिस्प्ले नहीं आएगी। तो डिस्प्ले नहीं आएगा तो ऐसी स्थिति में बीप आता है, एक साउंड आता है कंटिन्यू, बीप लगाएगा, एक स्पीकर यहाँ पे लगा होता है, यहाँ से बीप आती है। इसका मतलब है कि आपका हार्डवेयर कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, खास किसका, या तो रैम का या सीपीयू का। रैम और सीपीयू प्रॉपर है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में हमारा केबल ये नहीं लगा हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उठ करके कैसे आएगा। तो फिर उस स्थिति में डिस्प्ले मैसेज भी देता है, सेकेंडरी मेमोरी या ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड ऐसा मैसेज आता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है सेकेंडरी मेमोरी में, वहीं से ऑपरेटिंग सिस्टम आना है, वो उसको मिला ही नहीं, तो मैसेज देगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, इस प्रकार का मैसेज कहीं ना कहीं जनरेट होता है। तो यदि सब कुछ ठीक ठाक है तब तो चेक होकर के आगे बढ़ जाएगा, और यदि कोई एरर है तो या तो एरर मैसेज देगा या बिप देगा। ठीक ठाक है तो बूट कंट्रोल नेक्स्ट स्टेप में जाता है, और नेक्स्ट स्टेप दूसरा होता है, वो होता है बूट रिकॉर्ड। बूट रिकॉर्ड के बारे में थियरी कहती है, देखो सबसे पहले पोस्ट को देख लेते हैं। पावर ऑन होते ही कंप्यूटर सबसे पहले अपनी सेल्फ मेमोरी तथा जुड़े हुए डिवाइस को चेक करता है,
कि वे सही कार्य कर रहे हैं या नहीं और कहीं कोई कनेक्शन निकला तो नहीं। यह प्रक्रिया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और संक्षेप में पोस्ट कहलाती है। दूसरा है बूट रिकॉर्ड। बूट रिकॉर्ड में क्या तरीका, पोस्ट द्वारा की जाने वाली चेकिंग के बाद बूट कंट्रोल बूट रिकॉर्ड को ट्रांसफर हो जाते हैं, जो डिस्क के बारे में कंप्लीट जानकारी डिस्प्ले करता है। लेकिन ये कंप्लीट जानकारी क्या होती है ये यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। डिस्क के बारे में कंप्लीट जानकारी, लेकिन कौन सा स्टेप है, बूट रिकॉर्ड। तो यहाँ पर ये बूट रिकॉर्ड हमने एक जगह और पढ़ा, कहाँ, डिस्क का स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था बूट रिकॉर्ड। तो कंप्लीट जानकारी कौन सी, ये कंप्लीट जानकारी, डिस्क का प्राइमरी पार्टीशन टेबल रखना बूटिंग प्रोसेस के लिए, डिस्क की पहचान बनाए रखना, बूट रिकॉर्ड में डिस्क का मेमोरी स्पेस विवरण रखना। ये कहाँ मिलती है, सेकंड स्टेप में, वहां से लोड होकर के वो सारी इंफॉर्मेशन आती है, देन फिर थर्ड स्टेप में जाता है। थर्ड स्टेप कहलाता है डॉस कर्नेल। कर्नेल की यदि हम बात करें तो कर्नेल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल पार्ट होता है। किसका, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स हैं ये बने हैं किसके माध्यम से, सॉरी हमने गलत बोल दिया, प्रोग्राम बने हैं, ये एप्लीकेशन बने हैं किसके माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से। अब प्रोग्राम क्या है, तो कमांडों का कलेक्शन प्रोग्राम होता है, छोटी छोटी कमांड लिखी जाती है और उन कमांड को एक व्यवस्थित तरीके से क्रम में लिख करके एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बना तो बना कैसे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक सेल प्रोग्राम लिखा जाता है इनिशियली तौर पर, प्रारंभिक तौर पर इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को जिंदा करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए एक सेल प्रोग्राम लिखा जाता है, उस सेल प्रोग्राम को ही हम बोलते हैं कर्नेल। कर्नेल के बारे में पूछा जाता है, कर्नेल क्या है, तो कहा जाता है कर्नेल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल पार्ट होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर दोनों के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। हम कोई बात यदि कंप्यूटर हार्डवेयर को दे पा रहे हैं तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है कर्नेल की। तो कर्नेल कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि हार्डवेयर हमारी बात को नहीं समझता, हम उसको निर्देश कैसे देंगे, तो निर्देश देने के लिए एक इंटरफेस जो अवेलेबल करवाता है वो है कर्नेल। ठीक है, जैसे लिनक्स के बारे में कहा जाता है कि लिनक्स टॉरवेल्ड्स, एक व्यक्ति का नाम लिनक्स टॉरवेल्ड्स ने एक कर्नेल लिखा था, सबसे पहले लिनक्स को बनाया गया, तो उसके लिए सेल प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो व्यक्ति बनाने में सक्षम है यदि सेल प्रोग्राम की कोडिंग आती है तो बनाने में सक्षम है। तो लिनक्स टॉरवेल्ड्स ने एक प्रोग्रामिंग लिखा, कर्नेल लिखा था। आज लिनक्स इतना प्रसिद्ध हो गया, लेकिन लिनक्स टॉरवेल्ड्स ने किया क्या, तो उसने मेन प्रोग्राम ही लिखा था, पूरा डेवलप नहीं किया था। पूरा यदि वो कर देता तो शायद उसकी खुद की कंपनी होती, लेकिन उन्होंने एक सेल प्रोग्राम लिखा, सेंट्रल पार्ट होता है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को जिंदा कर दिया। जिंदा करने के बाद अन्य अपने सहपाठी जो थे उस समय के, जो भी इस प्रकार के प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को काम कर रहे थे वो, और उस समय के जो भी बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन मीन सेंस जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते थे और बेचते थे, उन लोगों के बीच में वो फाइल शेयर की कि मैंने एक ऐसा कर्नेल प्रोग्राम बनाया है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट तैयार किया है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को तो एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन आगे आप इसमें और अच्छा डेवलप करने में मेरी सहायता करिए। तो वो इंटरनेट पर उन्होंने शेयर कर दिया, और यहाँ पर जो डिजाइन डेवलपमेंट हुआ वो अब सार्वजनिक तरीके से हुआ। कुछ लोगों को लगा कि इसमें ग्राफिक्स की कमी है तो उन्होंने ग्राफिक्स को पूरा किया, किसी को लगा कि इसमें एप्लीकेशन की कमी है तो कुछ लोगों ने एप्लीकेशन पे काम किया, किसी को लगा कि इसमें वायरस प्रोटेक्शन देना चाहिए। जैसे कई मामले होते हैं ना कि भैया एक व्यक्ति की इच्छा, नैतिक इच्छा है कि एक भंडारा होना चाहिए, तो बोले कि मैंने अपनी तरफ से इतने रुपए तो दे दिए हैं और इतना गेहूं रख दिया है, अब आप थोड़ा सा और सहयोग करो तो बहुत अच्छा एक भंडारा हो जाए। तो किसी को लगा तो बोले कि घी डाल देते हैं, घी उनकी तरफ से हो गया। किसी को लगा तो बोले कि मिठाई के लिए मावा मेरी तरफ से हो जाए। किसी को लगा तो उसने शक्कर दे दिए। सबने सहयोग से उसको अच्छे से तैयार किया। आपने देखा होगा कि जब सहयोग से करते तो कहीं ना कहीं कुछ मामले रहते भी है कि अरे इसमें कमी ये है, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं निकाला, अरे बहुत बढ़िया है। एक तो ये कि सामने वाले का किसी का पैसा नहीं लगा, दूसरा ये कि सामूहिकता उसमें आई, तो जो जो कमी थी उन कमियों को पूरा किया गया। लिनक्स भी उसी आधार पर डेवलप हुआ। आज भी लिनक्स फ्री है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो लिनक्स टॉरवेल्ड्स ने एक कर्नेल लिखा था। कर्नेल के बारे में कहा जाता है कि कर्नेल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, डॉस का ही नहीं, किसका, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, सेंट्रल पार्ट होता है, जो क्या करता है,
कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। यानी जो भी निर्देश हम देते हैं हार्डवेयर के माध्यम से, यानी इनपुट के माध्यम से आउटपुट हमें मिल रहा है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है कर्नेल की। तो तीसरा स्टेप में हमारा आता है डॉस कर्नेल। दे भी रखा है डॉस कर्नेल। यह तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है जिसमें डॉस कर्नेल मेमोरी में लोड होता है। डॉस कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग होता है जो दो विशेष फाइल, कौन सी दो विशेष, IO.sys यानी इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल है। क्योंकि इनपुट हम देंगे और आउटपुट लेंगे तो इनका कनेक्शन स्टेबल कौन कर रहा है, तो जो फाइल इसके अंदर उसकी कोडिंग लिखी है वो है IO.sys यानी सिस्टम फाइल है, तथा MS से मिलकर बनता है। ये दोनों फाइल हिडन अवस्था में होती, छिपी हुई रहती है, इनके नाम फाइलों की लिस्ट में दिखाई नहीं देते हैं। तो डॉस कर्नेल लोड होने के बाद अगला स्टेप आता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कहता है कि सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर डिवाइस है उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनकी इंटरनल सेटिंग्स, साथ ही साथ जो है कि अन्य कम्युनिकेशन, पूरे हार्डवेयर के बारे में क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो, और कुछ इंटरनल सेटिंग जो भी रहती है वो सब इस स्टेप में यहाँ पर फॉलो होती है या लोड होती है। दे भी रखा है डॉस कर्नेल लोड होने के बाद कंप्यूटर स्टेप में config.sys फाइल को सर्च करता है तथा इस फाइल में दिए गए पैरामीटर के अनुसार सिस्टम की विभिन्न आंतरिक सेटिंग सेट करता है। सिस्टम सिस एक ऐसी फाइल है जिसमें यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार सिस्टम से संबंधित विभिन्न मानों को निर्धारित कर सकता है। इसके बाद आता है command.com। आगे हम दो प्रकार के कमांड पढ़ेंगे, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया था उसमें प्रारंभिक समय में कुछ कार्य जोड़े गए थे, जैसे फाइल को बनाना, फाइल को डिलीट करना, फाइल की कॉपी करना, ऐसे कमांड थे, डेट टाइम देखना। तो जो प्रारंभिक तौर पे यानी इनिशियली तौर पे जिनकी आवश्यकता लगती हो उनको डॉस लोड होने पर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते ही उसमें इंक्लूड कर दिया गया था। तो वह कमांड जो डॉस लोड होने पर स्वतः ही लोड हो जाते हैं उनको कहा गया इंटरनल कमांड। और बाद में कुछ अलग से डाल, जिनकी आवश्यकता फिर लगी कि भैया इतने में काम नहीं हो रहा तो कुछ कमांड अलग से डिजाइन डेवलप किए गए तो उनको अलग से डाला गया, उनको कहा गया एक्सटर्नल कमांड। आज की स्थिति में हम कंसोल एप्लीकेशन चलाते हैं और आज डॉस से कहीं आगे का डिजाइन डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आज की स्थिति में इंटरनल और एक्सटर्नल को अलग से नहीं डालना पड़ता। बोले इंटरनल पहले से है और एक्सटर्नल को हम अलग से डालें, प्रारंभिक समय में उसको अलग से बूट किया जाता था, यानी बूटिंग के समय लोड नहीं होते थे एक्सटर्नल कमांड, इंटरनल कमांड स्वतः ही लोड हो जाते थे। तो वह कमांड जो होते हैं जो इंटरनल है उनको एक फाइल बनाई गई और वो है command.com नाम की फाइल, जिसके अंतर्गत सभी इंटरनल कमांड मौजूद रहते हैं। तो इस स्टेप में ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल कमांड को लोड करता है या command.फाइल को लेता है। दे रखा है इस स्टेप में डॉस की एक और महत्वपूर्ण फाइल command.com मेमोरी में लोड होती है। डॉस की सभी इंटरनल कमांड इस फाइल के माध्यम से ही चलते हैं। अगला है autoexe.bat। ऑटो यानी स्वतः ही चलने वाली, इस स्टेप में एक autoexe.batch फाइल आती है। बैच फाइल जिनके एक्सटेंशन ना बदले जाते, प्रत्येक फाइल का दो नाम होते हैं। एक फाइल तो हमारे द्वारा बनाई जाती है, सिस्टम के अंतर्गत भी दो प्रकार की फाइलें हैं और दोनों फाइल में पहचान कैसे हो तो उनके दो नाम होते हैं, एक होता है प्राइमरी नेम और दूसरा होता है एक्सटेंशन नेम। जैसे हमारा जन्म हुआ उस समय हमारा एक प्राइमरी नेम था जो भी हमारे पंडित जी ने या पिताजी ने माता जी ने नाम रख दिया, माना कि किसी का नाम है राजेश, तो उसने बोला कि भैया इसका नाम राजेश रखा जाए, ठीक है। जब स्कूल में गए तो यहाँ पे दो राजेश आ गए, स्कूल में जैसे दाखिला करवाने के लिए गए तो एक राजेश पहले से था, एक राजेश आप हो गए। अब यहाँ पर क्या इस राजेश से काम चल जाएगा? नहीं। तो क्या करा, स्कूल में हमसे अपना सरनेम पूछा गया, बोले राजेश, तो हमने कह दिया माना कि वर्मा। एक और राजेश है तो बोले कि नाम है सरनेम शर्मा। यानी इस नाम के आगे एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पहचान जोड़ दी गई। हमारे लिए नाम दोनों की आवश्यकता, लेकिन अब यदि हम उस क्लास वर्क में यदि देखें, स्कूल में देखें, तो मेन प्रायोरिटी क्या हो गई हमारी, हमारा सरनेम जो हमारी मूल पहचान बना हुआ है। यदि हम कह दें कि जो राजेश वर्मा है उसका सरनेम ऐसा शर्मा कर दो और जो शर्मा है उसका वर्मा कर दो, कुछ चेंज होगा?
अरे मना कर दिया आपने, चेंज नहीं होगा। हमने कहा ये मतलब कॉपी में लिखने में नहीं बोल रहा हूँ मैंने रियल में बोला उनसे कि आप आपका सरनेम शर्मा लगाना और वर्मा को बोल दिया शर्मा को बोल दिया वर्मा लगाना, वर्मा को बोल दिया शर्मा लगाना। उनकी तो पूरी कैटेगरी चेंज हो गया, यानी उनकी मूल पहचान ही चेंज हो गई। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट होता है कि हम जब फाइल बनाते हैं तो हम अपनी तरफ से एक नाम देते हैं। अब हजारों एप्लीकेशन है जिसके अंतर्गत फाइल बनती है, तो सिस्टम क्या करता है कि किस एप्लीकेशन में बनी, जिस एप्लीकेशन में फाइल बनेगी उसका एक विस्तारक जोड़ देगा। बोले जिसका बालक है उसके हिसाब से उनका सरनेम लगा दो। पिताजी का नाम शर्मा है तो बेटे के नाम में भी शर्मा लगा दिया, एक्सटेंशन जुड़ा। तो यहां पर पिताजी कौन है, यदि हमारी वर्ड की फाइल है तो हमने कहा कि डीओसी इसका डॉक्यूमेंट है, वर्ड का एक्सटेंशन है डीओसी। यदि जिस वर्ड में जितनी भी फाइल बनी उनका एक्सटेंशन क्या होगा, हमने अपनी तरफ से दिया राम तो उसका एक्सटेंशन है राम डॉट डी ओ सी। अभी जो नया लेटेस्ट वर्जन आ रहा है वो उसमें होता है राम डॉट डी ओ सी एक्स, एक्सटेंडेड कर दिया गया 2007 के बाद में इसके एक्सटेंशन होते हैं डी ओ सी एक्स। तो यहां पर ये जो उपनाम है ये इस एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी दे रहा है कि किस एप्लीकेशन में बना हुआ है। ये नाम यूजर के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, यूजर ने 10 फाइल बनाई तो पहली फाइल राम, दूसरी राम 1 हो सकती है, राम 2 हो सकती है, राम 3 हो सकती है। तो ये यूजर के द्वारा दिया गया और ये एप्लीकेशन के द्वारा दिया गया। अब यदि किसी व्यक्ति का नाम है राम शर्मा या वर्मा जो भी कह दे, जैसे बहुत सारे है ब्राह्मण यानी शर्मा है लेकिन पिताजी ने शर्मा लगाया और बेटे का लगा दिया उन्होंने जोशी, होता है ऐसा, गोत्र भी लगा लेते हैं, ऐसा कई समाज में है, ठीक है ना। तो यहां पर यदि वो चाहें, खुद चाहें, पिताजी खुद चाहे कि नहीं मेरे बेटे का नाम अब जोशी लगना चाहिए, तो स्कूल वालों को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी हमने अपनी कोई फाइल बनाई, माना कि राम और जिसका एक्सटेंशन था डीओसी, लेकिन आगे हमने कर दिया राम डॉट टी एक्स टी, तो सिस्टम को इसमें कोई परेशानी, टैक्स यदि आप करोगे तो वो फिर टैक्स में खुलेगा, टैक्स या डीओसी तो आपस में मैच कर जाती है, लेकिन कोई और एक्सटेंशन कर दिया जैसे आपने पीडीएफ कर दिया तो यहां सिस्टम एरर जनरेट नहीं करेगा। बोले आपकी फाइल है, यूजर की फाइल है, आप चाहो तो एक्सटेंशन दूसरा करो, फिर वो खुले नहीं खुले वो उस एप्लीकेशन की और आपकी समस्या, उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर हमारी फाइल के अलावा सिस्टम की भी फाइल होती है। जो हम डॉस कर्नेल की बात कर रहे हैं वो कर्नेल क्या है, एक फाइल का कॉम्बिनेशन है। डॉट कॉम क्या, एक फाइल का कॉम्बिनेशन है, उनके अपने एक्सटेंशन होंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं आईओ, आईओ ने इनपुट आउटपुट डॉट सिस फाइल है, तो ये क्या है, सिस्टम फाइल है, आईओ इन इनपुट आउटपुट डॉट सिस। अब आपने क्या किया कि आईओ डॉट सिस को डीओसी कर दिया, यानी क्या थी ये एग्जीक्यूटेबल फाइल थी। सिस्टम के अंतर्गत दो प्रकार की फाइल है, एक कहलाती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक कहलाती है नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटिव फाइल मीन सेंस क्या, जैसे कोई प्रोग्राम होता है, आपने देखा उदाहरण के तौर पर हम ये कह दें कि कोई कवि सम्मेलन हो रहा है या फिर कह दें कि कोई कथा भागवत हो रही है, तो पंडित जी जब कथा भागवत कर रहे होते हैं तो समिति वाले 4-5 लोगों को कार्यकर्ता बना देते हैं, बेच लगा देते हैं उनके ऊपर, बोले साहब आप व्यवस्था देखना, बीच में कोई उठे नहीं, कोई भगदड़ मच जाए तो उनको शांत करना, कोई शोरगुल हो रहा है तो उसको थोड़ा बीच बीच में जपाते रहना कि सुनते रहो ध्यानपूर्वक। तो क्या कहेंगे उनको, कार्यकर्ता। क्या करेंगे उनको, एक बार कह दिया गया भाई आपका, आपकी स्थिति बेच लगा दे मतलब आप क्या कर रहे हो, कार्यकर्ता हो, यानी आपको सारी व्यवस्था संभालनी, बाकी लोग कार्यकर्ता नहीं, कुछ भी हो रहा हो तो वो देखते रहेंगे बैठेंगे, वो कुछ संभालेंगे कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता खुद उठ करके उस कार्य को करता है। सेम सिस्टम के अंतर्गत भी यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल यानी कार्यकारी फाइलें जो खुद रन होकर के बाकी हार्डवेयर तंत्र को चलाने का काम करती हैं वो कहलाती एग्जीक्यूटेबल फाइल। जैसे इस समय हमारा सिस्टम चल रहा है तो बैकग्राउंड में कई फाइलें रन हो रही है, पूरे हार्डवेयर तंत्र को चला रही है, तो वह फाइल जो बैकग्राउंड में, जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक देने वाले रहते हैं, महाराज जी कथा कर रहे हैं बहुत सारे, उसके साथ में जब वो कोई गाना वगैरह कुछ गाते हैं तो बीच में वो गाना भी गाते हैं, दिखाई देते हैं वो लोग, वीडियो में नहीं दिखाई देते, उनके लिए पर्दा लगा देते हैं, यानी क्या है वो बैकग्राउंड में है, लेकिन बहुत कुछ तो उनका ही है, यानी एक धुन ताल मेल मिठाना
वही तो यहाँ पर भी हमारा जो सिस्टम चल रहा है उसमें बैकग्राउंड में कई प्रोसेस चल रही, कई फाइलें चल रही है। अब वो चल कैसे रही है, उनके एक्सटेंशन से इस बात का पता चल रहा है कि ये एग्जीक्यूटेबल है। अब यदि एग्जीक्यूटेबल है, इसका क्या, जैसे कोई कार्य करता है तो बेच लगा दिया गया, बोले कार्य करता है, उसका बेच ले लो, पहचान हो पर ही कार्य करता है। यानी इसका एक्सटेंशन इसकी मूल पहचान है। यदि आपने इसका एक्सटेंशन डीओसी कर दिया तो क्या ये रन होगा, ये नहीं रन नहीं होगा। अब ये ओपन होगा, ये यूजर द्वारा ओपनेबल फाइल है। एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन में हम कोई सी फाइल बनाते हैं तो ओपन होती है, रन नहीं होती है। तो जो रन नहीं हो रही है वो हमारी, यानी जिनका एक्सटेंशन डीओसी दे दिया है वो रन होने लायक नहीं है। अब ये रन होने की स्थिति में थी doc.sys, ये तो सिस्टम की फाइल थी, इसका काम क्या था, रन होना, लेकिन आपने एक्सटेंशन चेंज कर दिया तो ये रन नहीं होगी, यानी सिस्टम ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर इन फाइलों को इस आधार पर तैयार किया जाता है कि यूजर यदि चाहे तो भी इनके एक्सटेंशन चेंज नहीं कर सकता। यानी आईओ डॉट से सिस्टम की फाइल आप चाहो कि इसका बेच निकाल लें तो यहाँ पे ऐसा परमिशन नहीं है। आप अपने प्रोग्राम में उसका सामने वाले का बेच निकाल करके किसी को लगा दो, वो चल जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो सिस्टम की मूलभूत फाइलें हैं, और वह फाइल जिनके एक्सटेंशन चेंज नहीं होते हैं उनको बोलेंगे बेच फाइल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी उन फाइलों को क्या बोलेंगे, हमने सिर्फ एक ही बात समझाई, बेच फाइल क्या है। तो auto.exe.batch एक बेच फाइल है जिनका एक्सटेंशन चेंज करना भी चाहोगे तो एक्सटेंशन चेंज नहीं होगा। तो फाइल के दो नाम, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन। प्राइमरी नेम यूजर के द्वारा दिया जाता है जिस एप्लीकेशन बनाए, लेकिन यहां पर भी यूजर, इसको जब बनाते तब यूजर के द्वारा दे दिया जाता है, और इनको इस आधार पर बना दिया जाता है कि एक्सटेंशन चेंज नहीं होते हैं। तो प्राइमरी नेम यूजर के द्वारा दिया जाता है, एक्सटेंशन जिस एप्लीकेशन में बनी होती है उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सिस्टम खुद लगा देता है। जैसे आप कोई पीडीएफ पढ़ते हो तो एक्सटेंशन क्या होता है उसका, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। जेपीजी होती है, टीएक्सटी होती है, डीओसी होती है, ये सब क्या है, ये सब एक्सटेंशन है, उसी एप्लीकेशन में ये ओपन होंगे जिसके लिए बनी है या जिसमें ये बनी है। ठीक है, तो उन फाइलों को पहचान कैसे होगी, तो उनके एक्सटेंशन से। हमने नाम दिया तो वो हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए है। तो यहाँ पर ऑटो एक्सी लोड होती है जो अन्य फाइलों को चलाने का काम भी करती है। दे रखा है इस स्टेप में command.com फाइल स्वयं ही, क्योंकि स्वतः चलने वाली, स्वयं autoexe.bat फाइल को ढूंढकर उसे चलाती है। autoexe.batch एक बेच फाइल है जिसके द्वारा हम सिस्टम की डेट, टाइम तथा विभिन्न सॉफ्टवेयर के पाथ सेट कर सकते हैं। लास्ट है डॉस प्रॉम्प्ट। अंत में डॉस प्रॉम्प्ट आ जाता है जिससे बात पता चलती है कि हाँ डॉस लोड हो चुका है और अब हम काम कर सकते हैं, यूज़र उस पर काम कर सकता है। तो ये बूटिंग के 7 स्टेप, और ये 7 स्टेप इसी पैराग्राफ में रहेंगे। एग्जाम के लिए आप इसी शेड्यूल, ऐसा नहीं कि उनको आगे पीछे कर दें, क्योंकि आगे पीछे होती ही नहीं है। सबसे पहले पोस्ट होगा, फिर बूट रिकॉर्ड होगा, फिर डॉस कर्नल, फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, command.com, autoexe.bat और लास्ट में डॉस प्रॉम्प्ट। लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी पैरामीटर में बूटिंग प्रोसेस होगी। ठीक है, अगला आता है टाइप्स ऑफ बूटिंग। जो बूटिंग हो रही है उसके प्रकार। तो 2 प्रकार की बूटिंग होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, जब सिस्टम पूरा बंद था, आपने स्विच पावर दिया और फिर सीपीयू को पावर दिया, तो हर एक स्टेप इसमें फॉलो होती है। यानी सबसे पहले पोस्ट होगा, बूट रिकॉर्ड होगा, फिर डॉस कनेक्ट, सेम पूरा स्टेप बाय स्टेप आएगा, क्योंकि पूरा हार्डवेयर तंत्र एग्जीक्यूट होगा और इसमें टाइमिंग भी लगेगा, क्योंकि हार्डवेयर पैरामीटर को चेक करने से लेकर के आ रही है। तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम कोल्ड, कोल्ड एंड ठंडा, प्रारंभिक स्टेप से ही होकर के आए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आपका सिस्टम चल रहा होता है, चलते चलते कुछ परेशानियां आ गई, कोई एप्लीकेशन आपने ज़्यादा रन कर दिया। कई मामले होते हैं कि हमने हमारी जो सीपीयू की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा उसको डेटा दे दिया, तो सिस्टम हैंग हो जाता है। या कोई डेटा ऐसा है जो हार्ड डिस्क में बैठा हुआ है और हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर आ गया, खराब क्षेत्र है, वहां पे कोई फाइल बैठी हुई है, आपने उसको ओपन किया, तो रीड राइट हेड क्या करेगा, उस फाइल को उठाने का काम करेगा, ऐसे उठाएगा, लेकिन वो फाइल एक्सेस नहीं होगी क्योंकि वो खराब क्षेत्र में बैठी हुई है। जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ में फंस जाए, कई बार आपने देखा होगा ट्रैक्टर ट्राली हमारे फंस जाते हैं, हम जैसे लेके आते हैं फिर वो चला जाता है, फिर लेने गए फिर चला गया, बहुत मुश्किल हम उसको निकाल पाते हैं। यहाँ भी टेक्नोलॉजी होती है, यदि बैड सेक्टर में कोई फाइल है तो बहुत मुश्किल उसको निकाल पाते हैं। तो यदि बैड सेक्टर आ गया तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है।
और भी बहुत सारे कई कारण होते हैं। ऐसी स्थिति में सिस्टम हमारा हैंग हो जाता है। जब हैंग हुआ तो हमें रिस्टार्ट करना होगा। सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए अल्ट कंट्रोल डिलीट तीनों की एक साथ प्रेस करें तो यहाँ पर टास्क मैनेजर आता है। इस टास्क मैनेजर में आप इसको ऑप्शन मिलेगा आपको, सॉरी टास्क मैनेजर हम गलत चले गए। टास्क मैनेजर में तो सारी एप्लीकेशन है। अल्ट कंट्रोल डिलीट तीनों की आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। अभी हम शट डाउन नहीं कर रहे हैं, कैंसिल करेंगे नहीं तो सब बंद हो जाएगा बीच में ही। तो ये शट डाउन का बटन आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये बाहर से ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करता है। तो जो भी प्रोसेस चल रही है, जो भी समस्या है जिसके कारण सिस्टम हमारा बंद हुआ है, तो हम उसको रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो रिस्टार्ट वाली प्रोसीजर में हार्डवेयर बंद नहीं होगा। बूटिंग पोस्ट वाली प्रोसेस भी सही मायने में तो नहीं होगी, यानी बंद होकर के सिस्टम तुरंत चालू हो जाएगा। इस प्रकार की प्रोसेस में जिसमें हमारा हार्डवेयर ठंडा नहीं होता है उसको बोलेंगे हम वार्म बूटिंग। क्या बोलेंगे? वार्म बूटिंग, क्योंकि वो पहले से चल रहा था। तो दो प्रकार की बूटिंग, कॉल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। इसके बाद आता है फाइल के नेम। तो ये अभी हमने जो पढ़ा वही है। फाइल के दो नाम होते हैं, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन। प्राइमरी नेम, जब भी यूजर कोई एप्लीकेशन में कोई फाइल बना करके सेव करता है तो यूजर के द्वारा दिया गया नाम वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी नेम। और जिस एप्लीकेशन में बनाया उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सिस्टम अपनी तरफ से एक्सटेंशन जोड़ देता है, उसको बोलेंगे हम उपनाम, एक्सटेंशन नेम। ठीक है। अगला आता है फाइल के नॉमिनेशन के रूल्स, जो डॉस के लिए लागू है। ये तमाम डॉस के लिए। सबसे पहला है फाइल का प्राइमरी नेम 1 से 8 वर्ड का हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे कोई आपने फाइल बनाई, उसका नाम दिया, राजेश कुमार। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक का तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो जब आप फाइल बनाओगे, फाइल बनाते समय ये विशेष ध्यान रखना है कि 8 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा का है तो फाइल बन जाएगी, ओपन नहीं होगी दोबारा। ये विशेष ध्यान रखना, डॉस के लिए नियम होता है, लागू होता है नियम। अगला है फाइल के नाम के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। देखो राजेश कुमार मैंने लिखा, लेकिन बाय डिफॉल्ट कैसे लिखा? बिना स्पेस के। क्योंकि आपके लिए आपका नाम और मिडिल नेम और सरनेम है, सिस्टम के लिए तो एक फाइल आइडेंटिफिकेशन है। सिस्टम उस सरनेम को नहीं जानता, उसके लिए तो कोई भी नाम दो आप, एक नाम है, एक आइडेंटिफिकेशन सिंबल है। तो उस फाइल के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। वर्ड इसके लिए, डॉस के लिए लागू है। डॉस में फाइल के नाम में वर्ड A to Z 0 to 9 तथा केवल विशेष सिंबल, इनका यूज आप कर सकते हो। विशेष सिंबल में डॉट का यूज नहीं कर सकते हो। जैसे आपने दिया राजेश डॉट कुमार, तो ये डॉट नहीं चलेगा, क्योंकि इस डॉट का यूज कहाँ करते हैं हम? फाइल के प्राइमरी और एक्सटेंशन के बीच में यहाँ डॉट लगाते हैं, इसलिए हम उस डॉट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अगला वही होगा, फाइल का एक्सटेंशन नेम 0 से 3 वर्ड का हो सकता है और प्राइमरी एंड एक्सटेंशन के बीच में डॉट लगाते हैं। एक्सटेंशन मूलतः 3 का होता है कई एप्लीकेशन में, जैसे अभी हमने बताया कि DOCX, नए वर्जन में DOCX, तो कई में 4 भी होता है। और एक्सटेंशन उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग लगा होता है। ठीक है। डॉट के पहले और बाद में स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। तो ये फाइल के नॉमिनेशन के रूल्स हैं जो बखूबी आपको डॉस के लिए विशेष तौर पर याद होना चाहिए। अगला आता है सिस्टम फाइल्स ऑफ डॉस। डॉस की सिस्टम फाइल है, तो हमने पहले भी जिक्र किया था। डॉस 3 फाइलों से मिलकर बना, io.sys, ms.sys और command.com। ये वे फाइलें हैं जो कंप्यूटर में जैसे सीपीयू को आपने पावर दिया तो हार्ड डिस्क से लोड होकर के पूरे हार्डवेयर तंत्र को चलाती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है। डॉस के मूलतः 3 ही फाइल थी। आईओ यानी इनपुट आउटपुट से संबंधित कार्य होते हैं। एमएच डॉट्स यानी पूरे हार्डवेयर को चलाने का के लिए जो कोडिंग लिखी गई वो ms.sys के अंतर्गत है। और command.com के अंतर्गत सभी इंटरनल कमांड लोड होते हैं। ठीक है। बाद में जब विंडोज 98 आया तो तकरीबन 106 फाइलें थी और धीरे धीरे नए एप्लीकेशन में इन फाइलों की संख्या और बढ़ती गई दिन प्रतिदिन आवश्यकता के अकॉर्डिंग। और अब फाइलों को गिना नहीं जाता। प्रारंभिक समय में कम थी तो हम गिन लिया करते थे कि कौन कौन सी है, तो 3 फाइल तो है ही। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डॉस की सिस्टम फाइलें कौन कौन सी हैं। तो वे प्रमुख फाइल जिनसे मिलकर के डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बना है डॉस की सिस्टम फाइल कहलाती है। ये फाइलें कुछ विशेष कार्य, क्या कार्य? बूटिंग प्रोसेस को संपन्न करना। बूटिंग प्रोसेस वही प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ा, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाएगा, रैम में पूरा हार्डवेयर तंत्र को एग्जीक्यूट करेगा। इनपुट आउट डिवाइस का निर्धारण एवं संयोजन करना,
डॉस के इंटरनल कमांड को मेमोरी में लोड करना, स्टोरेज डिवाइस का प्रबंधन आदि कार्यों के लिए निर्मित की जाती है। इन फाइलों के एक्सटेंशन .sys.com इत्यादि होते हैं, जैसे io.sys, ma.sys, command.com। io.sys तथा ma.sys के बारे में कहा गया, दोनों फाइल छिपी हुई रहती है, अर्थात इनके नाम डिस्क में संग्रहित फाइलों की सूची में दिखाई नहीं देते। io.sys फाइल MS-DOS का महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें विभिन्न डिवाइस ड्राइवर फाइलें स्टोर होती हैं, जिनके लोड होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइस और अन्य डिवाइस का कंप्यूटर से तालमेल स्थापित कर पाता है। बूटिंग के समय पहले io.sys लोड होती है और बाकी फाइल को लोड करती है, क्योंकि इनपुट आउटपुट संबंधित एग्जीक्यूशन जो कमांड है वो इसी के माध्यम से लिए जाते हैं। ये दोनों एक साथ हैं और command.com अलग, जिसमें इंटरनल कमांड हमारे लोड रहेंगे। इसके बाद आते हैं डॉस के कमांड। तो दो प्रकार की कमांड है डॉस के अंतर्गत, एक है हमारी इंटरनल कमांड, दूसरा है हमारा एक्सटर्नल कमांड। इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आपको कंप्लीट पढ़ना है थ्योरी, यानी नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज का और थोड़ा टाइपिंग सेशन आपका रहेगा, इसके बाद प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।